गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए आज डिस्कस करेंगे हम अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है क्लास +1 के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आपकी किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो जो आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो आपकी लाइज करती है किसके बीच में, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में। इसका मतलब क्या होता है कि जो डेल्टा आई एच की डी ब्लॉक डेल्टा आई एच मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो आपकी एस ब्लॉक वाले एलिमेंट से तो ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं। लेकिन जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं उनसे कम होती है, क्योंकि जब पी ब्लॉक की तरफ मूव करेंगे डी ब्लॉक से तो आपका न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेगी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम रिमूवल करते हैं एक इलेक्ट्रॉन का, तो हमारी एनर्जी ऑफ द एलिमेंट होती है वो क्या हो जाती है, अल्टर्स हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका क्वेश्चन आया था कि वाई द डेल्टा आई एच वन, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है आपकी किसकी, जिंक कैडमियम मरकरी की, वो क्या होती है, हाई होती है। तो उसका रीजन क्या होता है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना आपकी जिंक कैडमियम मरकरी की, वो हाई इसलिए होती है क्योंकि जो आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो वो किस में से करते हो, आप स्टेबल एस ऑर्बिटल में से करते हो। क्योंकि आपने जिंक की लिखी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो क्या आती है 3d10 4s2, तो इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना आपको, 4s में से निकालना है जो कि फुली फिल्ड है। तो जो फुली फिल्ड में से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है, आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, हम सोच रहे थे कि जो हमारा 3D से हम 4D की तरफ और 4D से 5D की तरफ जाते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी सबसे ज़्यादा 3D की होनी चाहिए थी, उसके बाद 4D की होनी चाहिए थी, उसके बाद 5D की होनी चाहिए थी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। लेकिन एक्चुअली में होता है क्या आपका कि जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो आपकी 5D सीरीज़ की सबसे ज़्यादा होती है, मतलब 3D और 4D से ज़्यादा होती है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जब आप 3D से 4D और 4D से 5D की तरफ मूव करते हो तो आपके एफ ऑर्बिटल एंटर्स करने लग जाते हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर एफ ऑर्बिटल आने लग जाते हैं आप जो 3D से 4D और 5D की तरफ चलते हो। तो जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या होती है, डिफ्यूज शेप होती है। तो डिफ्यूज शेप होने की वजह से उनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, मतलब उनकी शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है, तो वो आउटर मोस्ट सेल के ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एफ ऑर्बिटल कम पेनिट्रेट करते हैं ना, तो पेनिट्रेशन पावर की वजह से क्या होता है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट सेल के ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, पुअर शिल्डिंग होती है इनकी, तो जिसकी वजह से आपका क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू 5D की सबसे ज़्यादा, उसके बाद 4D की, उसके बाद क्या होती है 3D की होती है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है कि जो डिफरेंस होता है ना आपका टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज़ के अंदर, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसमें क्या होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है दो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज़ के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स वालों की में, वो कम होती है कंपेयर टू एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बिलोंग करते हैं किसमें, आपके एस और पी के बीच में। ठीक है, इन एक्चुअली क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो आपका सेम प्रिंसिपल सेल के अंदर करता है। इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, तो डेल्टा आई एच की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन जो डेल्टा आई एच की वैल्यू इंक्रीज करती है उसके अंदर स्मॉल इंक्रीज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका इंक्रीज किसके अंदर होता है, इनर सेल के अंदर होता है, मतलब डी सब सेल के अंदर होता है, जिसको इनर सेल बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि शिल्डिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस होता है, जो क्या कर देता है आपके न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस कर देता है, मतलब कैंसिल कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो कम होती है कंपेयर टू एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे अपना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है n-2 एफ एंटी पेनल्टीमेट सेल के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी n-2 F1 to 14 होती है, n-1d
021 NH2 होती है। एंटी पेनल्टीमेट सेल क्या होती है? एंटी पेनल्टीमेट सेल वो सेल होती हैं जो पेनल्टीमेट सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, मतलब ये डी से पहले आते हैं, मतलब एफ ऑर्बिटल्स कहाँ आते हैं? डी से भी पहले आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट सब सेल्स बोलते हैं, फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के आपके दो ब्लॉक होते हैं, एक 4f, एक आपका 5 ब्लॉक एफ होता है। जब आपके इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं 4f ऑर्बिटल के अंदर तो उसे 4f ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं 5f के अंदर तो उसे क्या बोलते हैं? 5f ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो 4f ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड्स कहते हैं, ठीक है। जबकि जो 5f ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड्स कहते हैं, ठीक है। लेंथेनॉइड स्टार्ट होते हैं आपके लेंथेनम 57 से, और आपके एक्टिनॉइड स्टार्ट होते हैं आफ्नम, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि वाई द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज डिफिकल्ट देन लेंथेनॉइड्स, कि जो आप केमिस्ट्री स्टडी करोगे एक्टिनॉइड्स की वो डिफिकल्ट होएगी आपकी किसकी केमिस्ट्री से? लेंथेनॉइड से। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उसके अंदर आपके अधिकतर एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं, और उनके अंदर क्या होती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। जो कि लेंथेनॉइड्स के अंदर आपकी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3 होती है, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है? 6 ऑर्बिटल आपका कंप्लीटली फील्ड होता है, 4f ऑर्बिटल क्या होता है? प्रोग्रेसिवली फील्ड होता रहता है, मतलब धीरे धीरे फील्ड होता रहता है, ठीक है। जो जीडी होता है वो आपका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता है, इसी प्रकार ल्यूटिनियम, उसी प्रकार सीजियम, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो लेंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेकिन सम एलिमेंट्स आपके क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +2 और +4। कि वो किस लिए करते हैं? ताकि वो ज़्यादा स्टेबल बन जाए, केवल स्टेबिलिटी के लिए +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती हैं। जो आपका सीजियम और टीबी होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो करता है, यूरेपियम और इट्रियम आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो क्वेश्चन आया था आपका कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है जबकि लेंथेनॉइड्स की नहीं होती है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने का रीजन ये होता है क्योंकि उनके अंदर N-1d और NS ऑर्बिटल दोनों ही क्या करते हैं? एनर्जी बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? कम होता है। तो जिस वजह से वो क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन को स्टेट को शो करते हैं, क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन आपका एस वाले ऑर्बिटल में से निकल जाएगा, कभी आपका N-1 डी वाले में से निकल जाएगा। जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है? लेंथेनॉइड्स के अंदर क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f के अंदर एंटर करता है और वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तो 4f के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्लोज होने की वजह से क्या होता है कि वो टेक पार्ट नहीं कर पाता बॉन्डिंग के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस से ज़्यादा पकड़ा होता है, तो वो जिस कारण क्या होता है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।